हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाठशाला। आज इंडियन इकोनॉमी में पढ़ने वाले हैं अंडर डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके कॉन्सेप्ट के साथ। अब यहाँ पे मैंने स्लाइड में आपको बताया है कि जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो हर इकोनॉमी को ऑन द बेसिस ऑफ द इनकम ऑफ द इकोनॉमी तीन पार्ट्स में, तीन कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड कर देती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको फर्स्ट कैटेगरी दिखाई है हाई इनकम कंट्रीज, देन मिडिल इनकम कंट्रीज एंड देन लो इनकम इकोनॉमीज और लो इनकम कंट्रीज। तो जो भी इकोनॉमी है, जितनी भी वर्ल्ड में कंट्रीज हैं, वो तीन कैटेगरीज में डिवाइड हैं जो हमारी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कह रही है। कुछ कंट्रीज या इकोनॉमीज हाई इनकम इकोनॉमीज हैं, कुछ मिडिल इनकम इकोनॉमीज हैं और कुछ है लो इनकम इकोनॉमीज। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो हम आएंगे यहाँ पर लो इनकम इकोनॉमी में अभी, और हम इसीलिए अपनी कंट्री को अंडर डेवलप्ड भी कहते हैं या डेवलपिंग स्टेज में कहते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने आपको फिर से बताया आगे कि जितनी भी हाई इनकम इकोनॉमीज हैं वो जरूरी नहीं है कि डेवलप्ड इकोनॉमीज ही हो। जरूरी नहीं है कि अगर हमारा जीडीपी बहुत ज्यादा या हमारी इकोनॉमी की इनकम बहुत ज्यादा अच्छी है तो हम डेवलप्ड इकोनॉमी में आ जाएं। ऐसा हमारे लिए हमेशा जो है वो पॉसिबल, किसी भी कंट्री के लिए ऐसा होना हर बार पॉसिबल नहीं है। Some of the middle and low income economies are developing faster than the high income. अब कुछ मिडिल इनकम इकोनॉमीज जो यहाँ मैंने लिखा और कुछ लो इनकम इकोनॉमीज वो ज्यादा जल्दी ग्रो कर रही हैं, ज्यादा फास्ट डेवलप कर रही हैं इन कंपैरिजन टू हाई इनकम इकोनॉमीज। ऐसा क्यों होता है? अब हाई इनकम इकोनॉमी जो है उसमें जितने भी रिसोर्सेज है वो इफेक्टिवली मैक्सिमम लेवल पे यूटिलाइज हो रहे हैं पहले ही। तो इसका मतलब हम ऑलरेडी जितनी इनकम कर सकते हैं हम कर रहे हैं और अपने सारे रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं। तो जो डेवलपमेंट होना चाहिए, जो ग्रोथ होनी चाहिए, वो हमारी मैक्सिमम हो चुकी है और हम उसको मेंटेन कर रहे हैं। जबकि जो हमारे मिडिल इनकम इकोनॉमीज होती हैं या हमारी लो इनकम इकोनॉमीज होती हैं उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो अंडर यूटिलाइज्ड होते हैं या अनयूटिलाइज्ड होते हैं। तो वहां हमारे पास चांस होता है कि अगर हम किसी भी तरीके से उनको यूटिलाइज करने लगे सो वी कैन ग्रो फास्टर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। यहाँ मैंने कुछ और चीजें भी अंडर डेवलपमेंट से रिलेटेड है जो हम शेयर करेंगे, हम सीखेंगे आज। अब मैंने यहाँ लिखा है underdeveloped economy showing high potential of growth। इसका रीजन मैंने आपको बताया कि हमारे बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो अंडर यूटिलाइज है। हम अभी तक इतने केपेबल ही नहीं हुए कि उन्हें यूटिलाइज कर पाए पूरी तरह से। अंडर यूटिलाइज है या अभी तक यूटिलाइज ही नहीं हुए, बिल्कुल ही अनटच्ड है। तो दोनों केसेस में हमारे पास चांस है, पॉसिबिलिटी है कि अगर हम उनको यूटिलाइज करने लगे तो हमारा जो ग्रोथ रेट है, जो हमारा ग्रोथ के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, बहुत फास्ट हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने लिखा अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी शोइंग हाई पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ देयर नेचुरल, फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेस। ओके, एंड इस तरह की जितनी भी इकोनॉमीज होती हैं जिनमें ऐसे रिसोर्सेज हैं, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं या फिजिकल रिसोर्सेज है या ह्यूमन रिसोर्सेज जो कि अनयूटिलाइज है। जैसे हम इंडिया की भी बात करें तो पॉपुलेशन वाइज हम सब जानते हैं कि इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। तो बहुत सारा ह्यूमन रिसोर्स अभी भी हमारी कंट्री के पास अवेलेबल है जो कि ग्रोथ में आगे कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो इसलिए हम इंडिया को क्या कहते हैं, यहाँ पे नोट करिए, क्या कहते हैं हम इंडिया को? डेवलपिंग इकोनॉमी। ओके, एंड जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं वर्ल्ड में उन्होंने क्या किया कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं उनको तीन कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड कर दिया। अब क्या क्या है वो? फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड एंड थर्ड वर्ल्ड। ठीक है, तो ये क्या है? जितनी भी मैंने यहाँ लिख दिया है, इकोनॉमिस्ट ऑल्सो यूज द टर्म फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड एंड थर्ड वर्ल्ड फॉर द डेवलप्ड socialist industrialist countries and underdeveloped countries और economies respectively। तो फर्स्ट वर्ल्ड कौन सी कंट्रीज हैं? जो फर्स्ट वर्ल्ड हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो कौन सी कंट्रीज हैं? जिनकी हाई इनकम है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, तो ये हैं डेवलप्ड कंट्रीज। अब
अगर हम यहाँ बात करते हैं सेकेंड वर्ल्ड की, जो मैंने यहाँ लिखा है सेकेंड वर्ल्ड, तो ये कौन सी कंट्रीज हैं? ये जितनी भी सोशलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रीज हैं वो हमारी सेकेंड वर्ल्ड में आएंगी। और जो ये आज का टॉपिक है, हम अंडर डेवलपमेंट डिस्कस करने वाले हैं और अभी हम कर भी रहे हैं, कॉन्सेप्ट हमारा चल रहा है। तो जो ये हमारा थर्ड वर्ल्ड है ना, जो थर्ड वर्ल्ड मैंने यहाँ लिखा है, जो ये थर्ड वर्ल्ड है, ये इस थर्ड वर्ल्ड में जितनी भी इकोनॉमीज आती हैं, जितनी भी कंट्रीज आती हैं, वो हैं आपकी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज, जिसमें कि इंडिया भी एक है। और मेजॉरिटी ऑफ द एशियन कंट्रीज की अगर आप बात करें, या आप बात करें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जितनी भी हमारी इकोनॉमीज हैं, वो मेजरली मोस्ट ऑफ देम आर इन दी थर्ड वर्ल्ड। तो चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें अब हम आ गए हैं मीनिंग और डेफिनेशन पे अंडर डेवलपमेंट की। अब ये अंडर डेवलपमेंट बेसिकली है क्या चीज, किस चीज को हम अंडर डेवलपमेंट कहते हैं? तो यहाँ मैंने लिखा अंडर डेवलपमेंट इज लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट, जहां पर किसी भी तरीके से जो डेवलपमेंट है इकोनॉमी का वो कम हो रहा है, उसका जो लेवल है वो बहुत कम है, लो है, तो वो क्या कहलाता है? अंडर डेवलपमेंट। अब कैसे हमें पता लगेगा कि कौन सी इकोनॉमी में अंडर डेवलपमेंट जो है वो मतलब कौन सी इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है या डेवलपमेंट जो है वो बहुत लो लेवल पे है? तो पहला जो इसका करेक्टरिस्टिक है, जो पहला फीचर है जिससे हमें ये बात पता लगती है, वो है लो रियल पर कैपिटा इनकम। यानी कि जितने भी इकोनॉमी में ह्यूमन बींग्स जो अर्निंग लोग हैं या जितनी भी पॉपुलेशन है इकोनॉमी की, अगर आप टोटल इनकम, जो टोटल नेशनल इनकम है एक पर्टिकुलर इकोनॉमी की, उसको पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो हमें पर कैपिटा इनकम मिल जाती है। तो जितनी ज्यादा कम किसी भी इकोनॉमी की पर कैपिटा इनकम होगी, जितनी कम होती जाएगी, मतलब पर पर्सन कितनी इनकम है आपकी इकोनॉमी की, वो जितनी कम होती जाएगी उतनी ही वो इकोनॉमी पुअर है, गरीब है वहां के लोग। तो वो क्या है, मतलब पर कैपिटा इनकम जितनी कम है वो इकोनॉमी उतनी ज्यादा अंडर डेवलप्ड है। जितना लोगों की इनकम कम होगी, ऑब्वियसली वहां पे पुअर लोग होंगे, पॉवर्टी होगी, तो इनकम, तो इकोनॉमी अपने आप ही अंडर डेवलप्ड कहलाएगी। दूसरा, अब जब इनकम कम है तो अगला क्या होगा? इनकम कम होने की वजह से क्या होगा? वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। तो जब इनकम कम है तो ऑटोमेटिकली लोग जो है वहां पे वो पुअर होंगे, अंडर पॉवर्टी लाइन चले जाएंगे, जिसे हम बीपीएल भी कहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। या जो पॉवर्टी है वो बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रही होगी, लोगों के पास जो है वो लाइवलीहुड अर्न करने के लिए सोर्सेज नहीं होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होगा, एजुकेशन अटेन करने के लिए पैसे नहीं होंगे, जॉब्स नहीं होंगी, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। अब तीसरा जो इसमें करेक्टरिस्टिक हम यहाँ बात करें अंडर डेवलपमेंट की, वो है लोअर लेवल ऑफ लिटरेसी। मुझे कोई भी इनकम क्यों नहीं हो रही? क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, क्यों है ऐसा? क्योंकि हो सकता है मैं पुअर हूं, मेरे पास स्कूल जाने का लिए कोई भी रिसोर्स नहीं है कि मैं स्कूल की फीस दे सकूं, या मेरे घर के आसपास कोई स्कूल ही नहीं है, या मैं इस तरह के एरिया में हूं जहां पे मुझे इस तरह की फैसिलिटीज ही जो है वो अवेलेबल नहीं। तो ये आप देखिए अंडर डेवलपमेंट आपको किस तरह की चीजें दिखा रहा है। पर कैपिटा इनकम कम होती जा रही है, पर कैपिटा इनकम कम होने से क्या हो रहा है, आपके यहाँ पॉवर्टी बढ़ रही है, पॉवर्टी बढ़ रही है, साथ साथ आप देख रहे हैं आपका जो लिटरेसी लेवल है आपकी इकोनॉमी का, वो भी बिल्कुल लो है। लोग पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है तो जॉब्स कैसे करेंगे, इनकम कैसे होगी? नेक्स्ट अब यहाँ पे देखिए लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या चीज होती है? अगर मैं यहाँ पे आपसे बात कर रही हूँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, तो ये क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स वन पर्सन कैन लिव। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ हम किसी भी इकोनॉमी में निकालते हैं। अब वो क्या है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ? यहाँ मैंने लिख दिया एवरेज नंबर ऑफ इयर्स वन पर्सन कैन लिव। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए, आप चैट बॉक्स में मुझे लिख के बता सकते हैं।
सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट किस कंट्री का है? सेकेंड नंबर पे कौन है? और आपकी अपनी इकॉनमी, हम यहाँ पे इंडियन इकॉनमी की बात कर रहे हैं, तो इंडियन इकॉनमी का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो क्या है? तो चलिए, जब तक आप लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे मैं आपको बता देती हूँ। सबसे ऊपर लाइफ एक्सपेक्टेंसी जहाँ पे हाईएस्ट है वो है हांगकांग, फिर है जापान। एंड अगर हम इंडिया की बात करें लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट में, तो इंडिया का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, हम 2020 की बात कर रहे हैं बिल्कुल प्रेजेंट की, तो 69.73। तो 69.73 ईयर्स की हम बात करते हैं। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी अलग कैलकुलेट होती है, फीमेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी अलग कैलकुलेट होती है। एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में फीमेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज ऑलवेज मोर देन द मेल। तो इंडिया में भी ऐसे ही है, फीमेल्स की जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, जो एवरेज ईयर्स एक फीमेल की लाइफ को आप एक्सपेक्ट करते हो, वो ज्यादा है मेल से। और अगर आप, अब हम जब इंडिया की बात कर रहे हैं, तो एक और चीज है, इंडिया में कौन से स्टेट की में सबसे ज्यादा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी? तो हम सब जानते हैं सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कहाँ पे है? 100% लिटरेसी रेट केरला। तो अगर आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात कर रहे हैं, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट भी हाईएस्ट केरला में है इंडिया में। तो चलिए, तो यहाँ पे हम करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर रहे थे, वापस आ जाते हैं। तो लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी की मैं आपसे बात कर रही हूँ। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब जितनी भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनमें जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना, जो नंबर ऑफ इयर्स है, वो भी कम होगा। लोग मतलब जल्दी उनकी डेथ हो जाएगी, वो एक प्रॉपर लाइफ नहीं जी पाएंगे। या इसका मतलब क्या है कि हेल्थ फैसिलिटीज उस कंट्री में नहीं है ज्यादा। अगर कोई कोई पर्टिकुलर डिजीज हो जाए या कुछ और प्रॉब्लम्स हो जाए, तो यू कैन नॉट ट्रीट दोज थिंग्स वेल, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है। या कुछ इस तरह की वहाँ लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं कि लोग जो है एक एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स उनके जो लाइफ के हैं वो कम रहते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, हांगकांग में बहुत अच्छा है, 82 पॉइंट समथिंग है। फिर जापान है, उसके बाद इंडिया काफी नीचे है, बट फिर भी हम बेटर पोजीशन पे 69.73 मेंटेन करें। तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में लो रहता है ये। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की हम यहाँ बात कर रहे हैं, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। अब अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। सपोज हमारे पास कोई भी नेचुरल रिसोर्स है, सपोज है कोई भी नेचुरल रिसोर्स, लेकिन हम उसको, हमारे पास इतने कैपेबिलिटीज नहीं है कि हम उसको पूरी तरह यूटिलाइज कर पाए। और हो सकता है कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज है कि हम उन्हें बिल्कुल भी यूटिलाइज नहीं कर पाते, वो अनयूटिलाइज्ड हैं, क्योंकि हमारे पास अभी वो फैसिलिटीज नहीं है कि हम उनको यूटिलाइज कर पाए। हमें पता ही नहीं है, बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जो अनएक्सप्लोर्ड होते हैं इकोनॉमी में। तो ये करेक्टरिस्टिक्स हैं अंडर डेवलपमेंट कहीं भी किसी भी इकोनॉमी में आइडेंटिफाई करने के लिए। आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे लो पर कैपिटा इनकम है, लोगों की इनकम पर कैपिटा इनकम, पॉपुलेशन से आप अगर देखें तो वो बहुत कम है। दूसरा आप देखेंगे पॉवर्टी बहुत ज्यादा है। तीसरा आप देखेंगे लोगों में इलिटरेसी लेवल ज्यादा है या लिटरेसी लेवल कम है, पढ़े लिखे नहीं है लोग। फिर आप देखेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी लो है, तो यानी लोगों की जो एज है वो भी कम है। देन जितने भी रिसोर्सेज हैं वो अंडर यूटिलाइज्ड हैं। तो ये सारे जो हैं करेक्टरिस्टिक्स होते हैं अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज के। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, द स्टेट इन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी फेल्स टू प्रोवाइड एक्सेप्टेबल लेवल्स ऑफ लिविंग टू अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन। जब अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, इसका मतलब हम लिटरेसी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, हम लोगों को एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं दे पा रहे, तो वो लोग कैसे होंगे? उनका उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी? लाइफ में नहीं होगी। उनका जो लिविंग लेवल है, लिविंग स्टैंडर्ड्स है, वो कैसे होंगे? वो बहुत ही पुअर होंगे। तो इसलिए मैंने लिख दिया दे फेल टू प्रोवाइड, इसको रब करते हैं यहाँ से, और चलिए, फेल्स टू प्रोवाइड व्हाट? एक्सेप्टेबल लेवल्स ऑफ लिविंग। किसको नहीं दे पा रहे? अब अगली चीज देखें, किसको नहीं दे पा रहे एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ लिविंग? लार्ज फ्रैक्शन। किसका लार्ज फ्रैक्शन? किसका लार्ज प्रोपोर्शन? किस चीज को नहीं दे पा रहे? पॉपुलेशन को।
तो जो लोग रहते हैं उस इकॉनमी में उनको आप एक एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ लिविंग भी नहीं दे पा रहे। वो लोग गरीब हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके पास स्टावेशन का प्रॉब्लम है, हंगर का प्रॉब्लम है, ठीक है, ये रिसोर्सेज हैं मगर वो यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं पूरी तरह। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लोग बीमार होते हैं तो ठीक ही नहीं होते, मर जाते हैं, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो ये जो अंडर डेवलप्ड इकॉनमी है उसमें ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन अब आप यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप नोट करेंगे, यहाँ मैंने लिखा भी है, underdevelopment is a relative concept but it sustains absolute poverty. Why? Because it is the comparison of quality of life between the economies that differentiate them in underdeveloped and developed. अब ऐसा हम कभी नहीं कह सकते कि जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमीज होती हैं वहां पे पॉवर्टी नहीं होती, ये हम नहीं कहते। हम किसी भी इकोनॉमी को अंडर डेवलप्ड और डेवलप्ड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम उनका आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं। तो इन रिलेशन टू दी डेवलप्ड वन, ये वाली इकोनॉमी में पॉवर्टी ज्यादा है, ये वाली इकोनॉमी में लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कम है, ये वाली इकोनॉमी में जो है वो पर कैपिटा इनकम लो है। तो मैंने इसीलिए आपको कहा कि अंडर डेवलपमेंट हमेशा एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट रहेगा। ओके, लेकिन यहाँ पे जो पॉवर्टी है वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है। बिकॉज आप यहाँ पे ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट क्यों कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि इंडिया एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है और अगर आप जापान की बात करें तो डेवलप्ड इकोनॉमी है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन कंपैरिजन टू जापान पर कैपिटा इनकम इंडिया की कैसी है? लो। पॉवर्टी कैसा है इंडिया में? ज्यादा। लिटरेसी रेट कैसा है इंडिया में इन कंपैरिजन टू जापान? कम। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसा है इन कंपैरिजन टू जापान? कम। वैसे जापान की अगर बात करो तो वहाँ रिसोर्सेज हैं ही नहीं, बहुत सारे वोल्केनोज हैं, अदर और बहुत सारी चीजें हैं, बट स्टिल उन्होंने अपना डेवलपमेंट प्रोसीजर बहुत फास्ट रखा है। तो ये एक एग्जाम्पल था, मैंने जापान का एग्जाम्पल लिया। तो यहाँ पे हम बात करें अंडर डेवलपमेंट हमेशा एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, यानी आप दो इकोनॉमीज को कंपेयर कर रहे हो तब आप बोल रहे हो कि ओके ये इकोनॉमी जो है वो इसके कंपैरिजन में अंडर डेवलप्ड है। तो ये हम चीज यहाँ पे याद रखेंगे। अब यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं रीजंस क्या हैं अंडर डेवलपमेंट के। मैंने आपको फीचर्स बताए, रीजंस अब डिस्कस करेंगे, कॉजेस डिस्कस करेंगे कि भाई कोई भी इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड होती क्यों है। तो पहला जो रीजन है, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। किसी भी इकोनॉमी में जहां पे पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट बहुत हाई है, लाइक इंडिया, वो हमेशा इकोनॉमी कैसी रहेगी? अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग। क्यों ऐसा? क्योंकि जब आपकी पॉपुलेशन की ग्रोथ बहुत फास्ट होगी तो ऑटोमेटिकली पर कैपिटा इनकम, आप पॉपुलेशन से डिवाइड करके निकालते हैं ना पर कैपिटा इनकम, तो जब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, तो जब आप उसको जीडीपी को पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो पर कैपिटा इनकम हमेशा आपकी कम आती जाएगी। और जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतना कंजम्पशन ज्यादा होगा, उतना आप रिसोर्सेज को अपने ही यहाँ कंज्यूम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी पर कैपिटा इनकम कम होती जाएगी। ये एक अंडर डेवलपमेंट का रीजन, और उतने ही लोग पॉवर्टी जो है वो फैलाते जाएंगे। सेकेंड रीजन है किसी भी इकोनॉमी के अंडर डेवलपमेंट होने का, पॉवर्टी होना। पॉवर्टी क्यों है? क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन, आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज को 5 लोग यूज करें और 5 करोड़ लोग यूज करें तो क्या होगा? हम सब अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर जितने ज्यादा लोग यूज करेंगे उतना ज्यादा कम मिलेगा, उतना कम पोर्शन किसी भी पर्सन के जो है वो शेयर में आएगा, तो पॉवर्टी बढ़ती जाएगी। तीसरा जो कॉज है अंडर डेवलपमेंट का वो है अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? मेरे पास एक वैकेंसी है जहाँ पे एक जॉब है जिसमें मैं एक जने को रख सकती हूँ, या सपोज मैंने कोई ऐसा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम निकाला है, मैं कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने में, जहाँ पे मैं 100 लोगों को रख सकती हूँ, ठीक है। लेकिन मेरे यहाँ 1 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया, अब मैं क्या करूंगी? मैं 1 लाख को तो नहीं रख सकती। तो 1 लाख लोग क्यों अप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि पॉपुलेशन ही इतनी ज्यादा है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, उसकी वजह से पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, लोगों को जॉब चाहिए। अब जॉब तो लिमिटेड है ना, जब जॉब लिमिटेड हो जाएंगी और लोग ज्यादा हो जाएंगे तो लोग अनएम्प्लॉयड होने लगेंगे, अनएम्प्लॉयड होने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली
अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है? अनएम्प्लॉयड होने का क्या मतलब है? उनके पास कोई सोर्स नहीं है इनकम का। जब इनकम का कोई सोर्स नहीं है तो क्या होने वाला है? वो जाने वाले हैं पॉवर्टी लाइन के नीचे। तो ये एक इश्यू है। वापस आते हैं कॉजेस पे। नेक्स्ट कॉज है चाइल्ड मैरिज, सॉरी, चाइल्ड मैरिज। तो अब चाइल्ड मैरिज, बिल्कुल, जब आप चाइल्ड मैरिज कर दोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आप जो बच्चे अंडरस्टैंड नहीं कर सकते व्हाट इज गुड फॉर देम, व्हाट इज बैड फॉर देम, उनके ऊपर आपने लाइबिलिटी डाल दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि चाइल्ड मैरिज की वजह से आप अर्ली एज में पेरेंट्स बन जाते हो, तो आपने पॉपुलेशन में और कंट्रीब्यूशन बहुत एक अर्ली एज से ही देना शुरू कर दिया, तो आप ऑटोमेटिकली पर कैपिटा इनकम को रिड्यूस कर रहे हैं, आप पॉवर्टी फैला रहे हैं, आप खुद ही केपेबल नहीं है, आप इंडिपेंडेंट नहीं है, आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है, और आपने अपनी फैमिली में और जो है वो आपके बच्चे हो गए हैं, तो और जो है वो एडिशन हो गया। तो चाइल्ड मैरिज अंडर डेवलपमेंट का एक कॉज है। देन इनजस्टिस, किसी भी कंट्री में अगर लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम प्रॉपर नहीं है, रूल्स फॉलो नहीं होते, लीगल सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, तो वहां पे वो कंट्री में क्या होने वाला है? अंडर डेवलपमेंट होने ही वाला है, अंडर डेवलपमेंट की तरफ वो कंट्री जाने ही वाली है। ऐसे बहुत सारे इकोनॉमीज के आप एग्जाम्पल ले सकते हैं जहाँ पे इनजस्टिस की वजह से वो इकोनॉमी डेवलप ही नहीं कर पाए। आप लीबिया को देखें, आप जो है जितनी भी टेररिज्म से रिलेटेड कंट्रीज हैं उनकी बात करें, इवन आप नॉर्थ कोरिया की बात करें, नॉर्थ कोरिया को हम सब जानते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या है? वहां पे ऑटोनॉमी है, वहां पे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है, लेकिन उस कंट्री के पास क्या है? वो कंट्री डेवलप्ड है क्या? नहीं, उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है, सो दे आर नॉट रिच। तो जहां पे भी इनजस्टिस होगा ना, मतलब आप रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, आप लीगली नहीं जा रहे, आप लोगों को आगे नहीं आने दे रहे, कोई आगे आएगा क्योंकि आप इनजस्टिस करते हैं, आप लीडर हैं, आप जो है वो ऑटोक्रेटिक हैं, तो आप उसको पीछे कर देंगे, आप अननेसेसरी जो है लोगों को पनिशमेंट देंगे। तो इनजस्टिस इज वन ऑफ द कॉज ऑफ अंडर डेवलपमेंट। देन नेक्स्ट है इलिटरेसी। इफ यू आर नॉट लिटरेट, आप पढ़े लिखे नहीं है, आप एम्प्लॉयड नहीं हो सकते, आप जॉब नहीं कर पाएंगे, आप काम नहीं कर पाएंगे किसी भी तरीके का, आप कुछ भी अर्न नहीं कर पाएंगे, अर्न नहीं कर पाएंगे तो पर कैपिटा इनकम आपकी इकोनॉमी की कैसे होने वाली है? आपकी वजह से लो, आपकी वजह से क्या होने वाला है? पॉवर्टी स्प्रेड होने वाली है। क्यों? क्योंकि आप अनएम्प्लॉयड है, आपकी कोई इनकम नहीं है। तो ये एक रीजन है। देन करप्शन। करप्शन मतलब आप पैरेलल इकोनॉमी चलाने वाले हैं अपनी इकोनॉमी में, हो सकता है ब्राइब लें और बहुत सारे तरह के करप्शन हो सकते हैं। तो जब करप्शन आपकी इकोनॉमी में बढ़ जाएगा तो इकोनॉमी में जो लीगली हम एक इनकम काउंट कर रहे हैं और पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, हम नहीं पता लगा पाएंगे। वहां तो पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, शैडो इकोनॉमी चल रही है, ब्लैक मनी चल रही है। तो क्या होने वाला है? इनकम तो हो रही है लेकिन वो काउंट नहीं हो रही, वो रजिस्टर्ड नहीं है, उस पर कोई टैक्स नहीं हो रहा है, उस पर गवर्नमेंट कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही, तो ऑटोमेटिकली अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी हो जाएगी। देन हाई डिपेंडेंस ऑफ एग्रीकल्चर। अगर कोई भी एग्रीरियन इकोनॉमी है, केवल एग्रीकल्चर एक्टिविटीज पे डिपेंड है इकोनॉमी, तो वो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज होगी। आज की डेट में आप देखिए सर्विस सेक्टर जो है वो सबसे ज्यादा बूस्ट करता है इकोनॉमी को, वो सबसे ज्यादा जॉब्स क्रिएट करता है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है, तो लेकिन मैं टर्शरी सेक्टर की यहाँ पे बात करें, लेकिन अगर आपकी इकोनॉमी मेजरली और सिंपल, मतलब जो आपकी इकोनॉमी की डिपेंडेंस है वो हाईली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, तो फिर आप अंडर डेवलप। कोई भी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से सपोज एग्रीकल्चरल डिपेंडेंस जो थी वो उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ, उस साल कोई आप फसल नहीं कर पाए, या और भी बहुत से जो एग्रीकल्चर की वजह से कंट्रीब्यूशंस आते हैं नेशनल इनकम में वो नहीं हो पाए, फ्लड हो गया, ड्रॉट हो गया, कोई भी रीजंस हो सकते हैं, तो क्या होगा? आपका जो है वो उस साल का जीडीपी खत्म, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा फिर? उससे पॉवर्टी इंक्रीज हो जाएगी। तो केवल एग्रीकल्चर पे, या अगर एग्रीकल्चर पे हाईली डिपेंडेंट है तो दैट इज बेड फॉर योर इकोनॉमी, अंडर डेवलपमेंट का रीजन रहेगा। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, रिच पर्सन इज बिकमिंग मोर रिचर, पुअर पर्सन इज बिकमिंग मोर पुअर डे बाई डे। तो जहां पर भी इस तरह के इम्बैलेंस होंगे तो वहां पर इकोनॉमी
आपकी अंडर डेवलप्ड रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर पुअर पर्सन और पुअर होता जाएगा तो वो पॉवर्टी इंक्रीज कर रहा है, उसका लिटरेसी लेवल लो होता जाएगा, वो क्या करेगा, पॉपुलेशन ग्रोथ को और आगे बढ़ाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि आप पुअर लोगों में ज्यादा देखेंगे कि ओके जितने लोग हैं उन सबको कमाना चाहिए, तो इस तरह की चीजें, तो ज्यादा लोग होने चाहिए। तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हमेशा आपको अंडर डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएगी। रिच पर्सन के पास ज्यादा पैसे होंगे, वो नहीं यूटिलाइज नहीं करेगा, अपने पास सेव करेगा या इन्वेस्ट करेगा, और पुअर पर्सन के पास बिल्कुल पैसे नहीं है, तो वो अंडर डेवलपमेंट की तरफ हम जाने वाले हैं। देन लैक ऑफ स्ट्रक्चरल, इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंजेस। जहां पर भी इकोनॉमी में टेक्नोलॉजी का और जो है वो इन्वॉल्वमेंट कम होगा, या यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि आप रिजिड हैं अपनी पॉलिसीज को लेके, फ्लेक्सिबल नहीं है, आप स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं कर रहे पॉलिसीज में, आप इंस्टीट्यूशनल लेवल पे कोई चेंजेस नहीं ला रहे एज पर द नीड ऑफ द आवर, तो जो हमारी ग्लोबलाइजेशन की वजह से या प्राइवेटाइजेशन की वजह से जो आपकी इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट है, हमें हमें एक्सपोर्ट को एक्सपेंड करना है, हमें इंपोर्ट को रिड्यूस करना है, हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करना है, हमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और ये जो जो भी चीज़ें आजकल बिल्कुल अपडेट मार्केट में अवेलेबल हैं, जो चल रही हैं ग्लोबल इकोनॉमीज में, अगर हम उनके हिसाब से अपनी इकोनॉमी को मोल्ड नहीं कर रहे, अपने इकोनॉमी में चेंजेस नहीं ला पा रहे, तो हम पीछे रह जाएंगे, और ये एक कॉज होगा अंडर डेवलपमेंट की तरफ जाने का। तो ये कॉजेज हैं जिनकी वजह से कोई भी इकोनॉमी थर्ड वर्ल्ड का पार्ट बन जाती है। थर्ड वर्ल्ड हम किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया कौन सी इकोनॉमीज आती है थर्ड वर्ल्ड में, जो कि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज है, और ये इतने सारे रीजंस हमने यहाँ पढ़े हैं अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज के। तो आज के लिए ये टॉपिक मैं यहीं फिनिश करती हूँ। आई होप आपको अंडर डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट पता लग गया है, उसका मीनिंग पता लग गया है, और उसके रीजंस पता लग गए हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एंड जो यहाँ पर इस चैनल पे पढ़ने वाले हैं, एंड आई नीड योर सपोर्ट। Thank you so much for, if you like my videos, please subscribe my channel also, and please share with others also. Thank you so much and keep learning. Yes.